हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ पे हम देखते हैं कि अदिति जो होती है वो बोल देती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। ये सुनकर ऋषि की माँ जो होती है अपसेट हो जाती है और बोलती है कि अदिति तुम मत डरो। अब मैं खुद, अगर ऋषि ने उस लड़की को अपनाया और उस लड़की को घर में लेके आए तो हम लोग खुद ऋषि से सारा रिश्ता तोड़ देंगे। हम ये परिवार वाले कभी भी ऋषि और फूल के रिश्ते को नहीं अपनाएंगे और ना ही उसको इस घर में आने देंगे, क्योंकि कितना भी हो अगर ऋषि ये करेगा तो हम उसको नहीं अपना सकते हैं। अदिति बोलती है, आंटी मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आई थी कि आप अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मेरा डन हो गया है। ये सुनकर पायल बोलती है, अदिति आई नो कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट ऋषि ये सब नहीं कर सकता। अगर ऋषि ने ऐसा किया है तो हम में से कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। और तुम वहाँ पे गई तो ऋषि ने कुछ भी नहीं बोला, तुमसे कुछ भी बात नहीं की। तभी अदिति बोला कि 2 मिनट रुको, अकेले में बात करते हैं। और वो बोल रहा था कि श्राद्ध तक रुको, श्राद्ध करके चलेंगे। मैं क्यों रुकती हूँ उसकी माँ के श्राद्ध तक, और आखिर मुझे क्यों रुकना था? अगर ऋषि इतना ही प्रायोरिटी समझता है तो मेरे साथ आता, वो मुझे समझता, मेरी फीलिंग्स को प्रायोरिटी पे रखता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने किसी और को समझा। तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। यह सुनकर पायल और सभी लोग बोलते, नहीं बेटा तू क्यों रुकती उसके श्राद्ध पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा ऋषि कभी ऐसा कर सकता है। तभी अदिति बोलती है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, इसमें यकीन करने जैसा क्या है। उसने मुझे उस लेवल तक फ्रस्ट्रेट कर दिया, उस लेवल तक हरास्ट कर दिया है कि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। इट वॉज फीलिंग लाइक सो मच इंसल्टिंग। जब भी मैं वहाँ पे थी पूरे गांव वालों के सामने, उसने ना मेरा साथ दिया, ना ही मुझसे बात की, ना मुझे रोकने की कोशिश की। उसने सिर्फ और सिर्फ फूल को सपोर्ट किया। और क्यों कर रहा है वो, किस लिए कर रहा है? तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, देखो अदिति तुम्हें पता है ना, वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ। मैं इन सब में तुम्हारा ही साथ दूंगी, कुछ भी हो जाए। तभी अदिति बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है आप सबको मेरे साथ देने की। आज तक मैं सिर्फ चुप थी क्योंकि मुझे लगता था कि ऋषि के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन आई नो माई राइट्स, मुझे अच्छे से पता है मेरे राइट्स क्या हैं। मैं चाहिए तो उन दोनों के खिलाफ वो अपने यूज़ कर सकती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी और की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऋषि शायद भूल रहा है, वो अगर मुझे इस लेवल तक डिप्रेशन में ला सकता है तो मैं क्यों ना करूँ। तभी उसकी बड़ो माँ बोलती, बेटा हो सकता है उन गाँव वालों ने कुछ बहला फुसला दिया, उसे कुछ पिला खिला दिया हो, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वरना वो जो कल तक उस लड़की को देखना नहीं चाहता था, उसके लिए वो तुम्हारे खिलाफ तो नहीं जाता। अदिति बोलती, जेठी इतनी तो नॉर्मल बात मुझे भी समझ में आती है, भड़काना, किसी को वश में करना, खुद से करना। गांव वाले तो सब मेरे सामने थे, ये सब जो हुआ ये सब उसने किया, खुद नहीं किया। गांव वालों को तो आधी बातें पता भी नहीं थी। अब आप मुझसे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इन सब में ऋषि का साथ दूँ? मैं रुकती वहाँ पे बिल्कुल नहीं। मैं ऋषि ने जो किया उसको बहुत ही हैज़ टू ऑल द पे। जो भी उसने आज मेरे साथ किया उसको भरपाई चुकानी ही पड़ेगी। ये सुनकर ऋषि की माँ बोलती, बेटा अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम तुम्हारे साथ हैं, उसमें हम नहीं किया। अगर ऋषि ने किया है गलती तो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तुम अपने बाबा से भी बोल सकती हो, उनकी हेल्प ले सकती हो, तो हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए। तभी अदिति बोलती, नहीं अंकल आंटी, मुझे अपने बाबा की हेल्प लेने की ज़रूरत है, और उनका हेल्प लेके क्या ही करेंगे, ये सब ऋषि का पर्सनल प्रॉब्लम है ना। लेकिन हाँ, मैं अपने लिए, खुद के लिए तो आवाज़ उठा सकती हूँ। जहाँ पे ऋषि की ये भी शादी ज़्यादा टिक नहीं पाएगी ना चल पाएगी। अगर ऋषि ये सब करने की सोच रहा है तो भूल रहा है कि मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी राइट्स है, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं कर सकती हूँ। बार बार मैं फूल की शादी, उसकी शादी के सामने मैं हमेशा झुकती आई हूँ, बट मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि उसने मुझसे शादी का प्रॉमिस करके शादी नहीं किया है, और उसके बाद भी उसने मुझे हरास्ट किया है। एंड आई नो मेरी राइट्स क्या है। उसने मुझे घुमाने की कोशिश की, मैंने इतने साल तक उसको सपोर्ट किया, प्यार किया, और उसने अचानक से सब कुछ बदल दिया। बस बहुत हो गया। और यह क्या अदिति जैसे ही जाने लगती, ऋषि की माँ दौड़ के आती है, बोलती, बेटा प्लीज़ तुम हमसे रिश्ता तो मत तोड़ो बेटा, हमसे रिश्ता तो रखो। तभी अदिति बोलती, किस बेसिस पे रखो रिश्ता? आपके बेटे बहू आ रहे हैं, आप लोग स्वागत करने की तैयारी कीजिए, मुझसे मत एक्सेप्ट करिए कि मैं आपके साथ रिश्ता रखूँ। तभी तनुश्री बोलती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम भी तो हमारे सब कुछ हो, तुम हमारी बेटी लगती हो। ऋषि जो कर रहा है उसको बाद में एहसास होगा ये सब गलत है, अभी वो नहीं समझ पा रहा है, मैं क्या करूँ। तभी अदिति बोलती है, आंटी अब कोई वो नहीं है, मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि वो उसके साथ गया है, मैं अकेली हूँ। लाइफ में सब अकेले होते रहते हैं, दैट इज़ अ ओके। लेकिन उसने मेरा इतना टाइम जो वेस्ट किया, मुझे उसका प्रॉब्लम है। एंड उसको बता दीजिएगा जैसे वो आएगा कि आगे के लिए तैयार रहें। ये कह के अदिति गुस्से में वहाँ से निकल जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं नूतन का श्राद्ध का पूजा स्टार्ट किया जाता है।
जहाँ पे झनक सोच रही होती है कि माँ तू मुझे इतनी जल्दी छोड़ के कैसे जा सकती है, अगर आज तू होती तो मैं चंपी कराती। दूसरी तरफ पराशर भी बोलता है नूतन तुम इतने जल्दी कैसे चली गई, हम तो सोचे थे कि तुम अभी और हमारे साथ 10-15 साल रहोगी। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक इमोशनल होती जाती है कि अम्मा तुम ऐसे चली गई, मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कौन था। सब लोग बोलते हैं माँ के बिना दुनिया आधी हो जाती है, लेकिन मेरे तो माँ और बाबा तू ही थी। तो मेरी आधी क्या, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे खुद को नहीं समझ रहा है कुछ भी। घुटन सी लग रही है, ऐसा लग रहा है इस दुनिया में जीना ही नहीं है। अम्मा जाने से पहले एक बार तो मिल लेती, मुझे एक बार तो बता देती कि तू इस दुनिया से जा रही है। तभी यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं कि बिटिया आगे बढ़िए, आइए श्राद्ध पूजा की तैयारी करनी है, विलम्ब मत कीजिए। तभी झनक जो होती है वह आने से डर रही होती है, क्योंकि वह एकदम से अपनी माँ को याद करके रो रही होती है। ऋषि जाता है और वह झनक को बोलता है झनक पंडित जी बुला रहे हैं, तुम्हें चलना पड़ेगा। तभी झनक बोलती है मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मैं मेरी अम्मा को इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। तभी ऋषि बोलता है तुम्हें ही करना पड़ेगा श्राद्ध की पूजा। जनक बोलती है सहरी बाबू आप जाके कर लीजिए, मुझसे नहीं होगा। श्राद्ध का पूजा करना मतलब अलविदा कहना होता है, ये मुझसे नहीं होगा। ऋषि बोलता है जनक तुम पागल हो, तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारा रिश्ता है और ये सब करने का तुम्हारा हक है। तुम्हें ही आखिरी अलविदा वो भी अच्छे से तुम्हें कहना पड़ेगा। और मैं उनसे मिला था, ठीक है, वो चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनो, पैरों पे खड़ी हो, जो वो नहीं कर सकी वो तुम कर सको, ठीक है। और तुम ये सब इस तरह से बातें मत करो। वो चली गई लेकिन वो अभी भी तुम्हें देख रही हैं और उनकी आधी छवि भी तुम में है, आधी झलक है तुम में, इसलिए तुम्हारा नाम झनक रखा है। तो तुम इस तरह से वो मत करो प्लीज़ झनक। उसके बाद ऋषि बोलता है कि झनक तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तुम्हारी माँ वहाँ से देख के खुश होंगी। अगर क्या तुम इस तरह से लाचार पड़ोगी, इस तरह से रोती रहोगी, वो हमेशा से स्ट्रांग थी, इसलिए तुम्हें भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट से कमाई थी और उसी में अपना गुजारा किया, तुम्हें उनकी तरह ही बनना पड़ेगा झनक। तभी यहाँ पर झनक बोलती है आपने आखिरी समय में अम्मा के साथ बिताया ना, उनके बारे में सब पता चल गया ना आपको, कैसी थी क्या, मैं उनके साथ ही नहीं थी। तभी ऋषि बोलता है कि झनक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारी अम्मा से वादा किया था, सुख हो दुख हो कोई भी परेशानी आए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब कुछ तो करना पड़ेगा ना झनक, आगे का पूजा वगैरह। तो मेरा यकीन मानो झनक तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे और एक दिन तुम्हें वो सब कुछ चीज़ मिलेगी जो तुम चाहती हो, और तुम्हारे अम्मा के सपने भी पूरे होंगे और तुम्हारे भी। चलो अभी पूजा करो, यह कहता है जब ऋषि। उसके बाद झनक जो होती है वह अपना कदम बढ़ाती है और वह पूजा के लिए वहाँ पे जाती है। तभी पराशर भी बोलता है बिटिया जल्दी आओ, लेट मत करो, पंडित जी कब से बुला रहे हैं। उसके बाद वह जाती है और वह बैठ जाती है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है दामाद बाबू आप भी आके बैठिए। पंडित जी जो होते हैं उसको पिंडदान करने बोलते हैं उन 5 जगहों पे। झनक जो होती है वो रोते हुए कर रही होती है, क्योंकि और बोलती है अम्मा तुम इतने जल्दी कैसे जा सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी, मैं हमेशा से सोचती थी कि तुम मेरे साथ रहो। तभी पराशर बोलता है बिटिया कोई दुख नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये कहते हो धीरे हुए सब कुछ वह काम करती है। ऋषि जो होता है वो झनक के दुख को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सब तो ठीक है, पर मैंने झनक से वादा क्यों कर दिया मैं उसका सुख दुख में साथ दूंगा, आखिर मुझे हो क्या गया है। मैं तो प्यार अदिति से करता हूँ, फिर मैं इतना क्यों इनसिक्योर फील करता हूँ झनक के लिए, फिर मैं झनक की फ़िक्र क्यों करने लगता हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। झनक जो होती जैसे पिंडदान का काम करती है तुरंत रोने लगती। पराशर जो होता है उसको संभालता है और वो बोलता है बिटिया रो मत, कमज़ोर मत बनो, अभी तुम्हारे बाबूजी जिंदा हैं, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए, तुमको जब कुछ चाहिए तो भी मैं हूँ, अपने आप को अकेला मत समझो। तभी हम देखते हैं कि जैसे पूजा का सब काम तमाम होता है, ऋषि जो होता है वह निकलने लगता है शहर के लिए। तभी यहाँ पे झनक जो तो टिफ़िन बना के लाती है, बोलती शहरी बाबू ये आपके लिए टिफ़िन बना के लाए हो रास्ते में खाने के लिए। तभी ऋषि बोलता है इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो पता है ना झनक, रास्ते में कितने सारे ढाबे आते हैं, मैं कहीं भी उतर के खा सकता था, फिर तुम मेरे टिफ़िन क्यों लेके आई। झनक बोलती है वो इसलिए लेके आई क्योंकि भूख लगेगी ना आपको, और घर का खाना घर का खाना होता है। और शहरी बाबू आप मेरे लिए इतना सब कुछ किए, आए यहाँ पे मुझे देखे, मेरा हाल जाने, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। और वैसे भी मैंने सोचा 4 पराठे बना दूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, वैसे तो हम रास्ते के लिए चकली चूड़ा कुछ भी खा लेते, बट आपको वो सब आदत नहीं, तो आप ये पराठा और सब्जी खा लेना तो आपको अच्छा लगेगा।
वैसे तो गांव की चीज़ें नहीं पसंद, पर मैंने सोचा आप पराठा वगैरह खाते हो बंगाली स्टाइल में, जो काकी ने सिखाई थी बंगला, वैसा मैंने बनाया है जो आप घर पे खाते हो। आपको गर्म खाने की आदत है पर ये ठंडा हो जाएगा, मैं रख देती हूँ। तभी ऋषि बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जनक, तुम इतने प्यार से बनाई हो, एब्सोल्युटली मैं खा लूँगा इसको, ठीक है, तुम क्यों उदास हो रही हो ऐसे। तभी झनक बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मा की याद आ रही है। तभी ऋषि बोलता है कि देखो झनक, तुम्हें पता है ना तुम फिर से आना है तुम्हें कोलकाता, इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, तुम्हें तुम्हारी माँ का जो सपना है वो सब पूरा करो और अच्छे से सब कुछ कर सको, ठीक है। तब और एक बात याद रखना, तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, मैं यहाँ पे ही हूँ, और कुछ भी कभी लगे तो मैं तुमसे कभी हिचकिचाना मत तुम मेरे से। जनक बोलती है अम्मा अगर आज होती तो कितना अच्छा होता है शहरी बाबू, मैं वो मेरी सखी थी, सहेली थी, मैं उनसे सब सुख दुख बांटती थी। मेरी अम्मा थी कश्मीर की, पर उनका सब कुछ जीवन बीता इस गांव में, मेरा बचपन तो इसी गांव में, मेरे बाबा भी जो थे वो भी शहर के थे, मेरी अम्मा भी शहर की थी, लेकिन देखो ना मैं किस मोड़ पे आके खड़ी हो गई। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थी, पता नहीं क्यों बाबा ने कभी नहीं अपनाया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है वो बहुत ही खुददार इंसान थी, स्वाभिमानी इंसान थी, ये तो मैंने भी देखा हुआ था। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आपको थोड़े से समय में कितना सब कुछ पता चल गया ना मेरी अम्मा। उसके बाद झनक जो होती है इमोशनल हो जाती है। ऋषि बोलता है कि वो खुददार इंसान थे, देखना झनक जो तुम्हें सब कुछ चाहिए वो सब मिलेगा, एक दिन तुम अपने बाबा से भी मिल पाओगी, एक दिन तुम एक पढ़ लिख कर इंसान भी बन जाओगे, जो तुम्हारी अम्मा नहीं कर सकी वो सब तुम कर पाओगे, और एक बार तुम उन सब सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें बचपन से चाहिए था। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत से अपना 12th का एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आऊँगा और तुम्हें कोलकाता चलना ही पड़ेगा। झनक बोलती है शहरी बाबू मैं यहाँ से कर लूँगी, आप मेरे लिए इतने परेशान मत हुए। ऋषि बोलता है कि जनक मैं तुम्हारी अम्मा से वादा किया है, तुम्हारी पढ़ाई में मैं हेल्प करूँगा, तुमको एक इंसान अच्छा बनाऊँगा, और वो मैं करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं, ठीक है अभी मैं निकलता। तभी यहाँ पे झनक बोलती काम करते हो, अम्मा बोलती से खाली पेट नहीं जाने का, तो मैं कुछ बना के लाती हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है काम करो तुम मेरे लिए ब्रेड सेक के दे दो मैं खा लूँगा। तभी झनक बोलती हाँ वो बाबूजी बोल रहे थे कि आपको ये सब खाने की आदत नहीं ना, तो मैं वो लाए थे ब्रेड और बटर ये सब, तो मैं वो बना देती हूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ओके ठीक है ये लो कुछ पैसे रख लो। जनक बोलती है शहरी बाबू मुझे पैसे नहीं चाहिए, माना कि हम गरीब हैं पर अब पैसे नहीं चाहिए, हम बहुत खुददार इंसान हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मुझे पता है तुम एक खुददार इंसान हो, एक लड़की जो इतना सब कुछ मदद की वो बिना पैसों की बिना स्वार्थ की इतना तो उसके बारे में मुझे भी पता है। तुम अगर लालची औरत होती तो तुम कब तक पैसों का डिमांड कर चुकी होती। जनक ये पैसे मैं तुम्हारे थोड़े से खर्चे के लिए दे रहा हूँ जो चल सकता है, और हाँ अगर इतना ही है जिस दिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। तभी जनक बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए शहरी बाबू ये पैसे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते ठीक है अब तो मुझे पराशर जी को देना पड़ेगा। झनक जो होती बोलती नहीं आप उनको मत दीजिए, नहीं तो बाबूजी को लगेगा उनकी बेइज्जती हो रही है, वो ये सब चीज़ों से बहुत चिढ़ जाते हैं, मैं रख लेती हूँ। तभी ऋषि बोलता है झनक पैसे लेने से तुम छोटी बड़ी नहीं जाओगे, पैसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए है। तभी झनक बोलती है ठीक है वैसे तो मेरे इतने खर्चे नहीं हैं पर फिर भी मैं रख लेती हूँ, कभी हुआ तो दे दूँगी, अगर बचे तो भी मैं आपको ला के दे दूँगी। ऋषि बोलता है तुम मन लगा के पढ़ना जनक, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से रहना, क्योंकि तुम्हें अभी अपने पैरों पे खड़ा रहना है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे ऋषि जनक से विदाई लेता है और पराशर से। पराशर बोलते हैं कि अगर आप भी इस गांव में रुक जाते तो बढ़िया रहता, बिटिया का मन लगा रहता, उसको प्रोत्साहन बढ़ता। तभी ऋषि बोलता है क्या करूँ पर मुझे शहर तो जाना पड़ेगा। जैसे ही ऋषि विदा होके जाने लगता है झनक को बहुत दर्द होता है। झनक को लगता है कि क्यों आज आखिरी बार ऐसा लग रहा था जैसे शहरी बाबू के भी आंखों में दर्द था। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।